SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कब्र के क्षतिग्रस्त होने पर बवाल, पहुंची कई थाने की पुलिस, काफी समझाने के बाद शांत हुआ मामला। भाजपा नेता को मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत में परिवार, केंद्रीय मंत्री के है करीबी। और केरल, कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में लगाई जा रही है मुजफ्फरपुर के शाही लीची के पौधे, दिनों दिन बढ़ती जा रही है डिमांड। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में कब्र को क्षतिग्रस्त होने पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान एक जेसीबी में तोड़फोड़ कर चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरक गांव का है। गांव के कब्रिस्तान में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक जेसीबी कब्रिस्तान के भीतर घुस गया। इससे कुछ कब्र क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी भनक लगते ही इलाके के एक पक्ष के लोग मौके पर जुट गए। जेसीबी को घेरकर हंगामा करने लगे। चालक को पकड़ जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मनियारी थानेदार हेमंत कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे लोगों को शांत कराने की कोशिश की। थोड़ी देर में कुडनी और सदर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद भी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। जेसीबी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के बाहर दीवार बनाने का काम होना है। इसी को लेकर जेसीबी आई थी, लेकिन वह कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मामले में पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद नसीम ने बताया कि चालक को हिरासत में लिए जाने के बाद से माहौल शांत है। इधर थानेदार ने बताया कि चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना ये था कि काजिंदा मजार जो लगता है अमरक में पड़ता है, ये साजिश के 4 दीवारी के बाउंड्री होना था इसमें कब्रिस्तान का, और पता नहीं साजिश के तहत या क्या है मामला, इसमें ये पुलिस तहकीकात कर रही है। जेसीबी से बीच कब्र से खनते हुए, कब्र को खनते हुए लगभग 50-100 कब्र को खनते हुए, और ये साजिश के तहत दंगा फैलाने के कारण या विशेष क्या परिस्थिति रहा जो इस तरह का, जो ये तो जांच का विषय बनता है। पुलिस इसकी तहकीकात और जांच कर रही है कि क्या मामला है। यहाँ
बहुत कठिन मुश्किल से लोग जुटे, पुलिस प्रशासन आए और समाज के गणमान्य लोग के सर्वसहमति से यहाँ पर इसकी शांतिपूर्ण मामले को शांत करा लिया गया। मामले को शांत करा लिया गया। क्या मुजफ्फरपुर के भाजपा नेता देवांशु किशोर को सोमवार के दिन करीब 12 बजे नेट कॉलिंग करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के दौरान हिंदूवादी नेता कहकर अपशब्द भी बोले गए। देवांशु किशोर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के करीबी बताए जाते हैं। धमकी मिलने के समय वो गनीपुर स्थित अपने आवास पर थे। नेट कॉलिंग आने के बाद देवांशु किशोर ने पुलिस कंप्लेन कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देवांशु किशोर ने बताया कि काजी मोहम्मदपुर थाने में लिखित शिकायत की गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि छानबीन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दोपहर 2:28 में एक प्राइवेट नंबर से कॉलिंग किया गया और मुझे धमकी दिया गया कि बहुत हिंदूवादी बात करते हो, मुस्लिम विरोधी हो तो घर सहित बम से उड़ा देंगे। 2 बार कॉलिंग, एक बार 16 सेकंड, एक बार 15 सेकंड। डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं लिखा, प्राइवेट नंबर से लिखा जा रहा था। कोई नंबर नहीं आ रहा था। क्या किए हमने काजमल थाना प्रभारी महोदय को मैंने आवेदन दिया है कि अभी अविलंब इसकी जांच करके अपराधी को पकड़ा जाए। क्या लग रहा है किसकी साजिश हो सकती है? जिला प्रशासन जांच कर रही है, अपना बताएगी वो वगैरह वो करते रहते हैं। क्या लग रहा है उसी को लेकर किया गया? फेसबुक पर पोस्ट होता है। हिंदूवादी तो हम ही। डर भी लग रहा है? डर नहीं लगता। इससे पहले किसी कोई विवाद? नहीं, इससे पहले किसी से कोई विवाद नहीं। मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से। नई पेंशन नीति के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन देते हुए सोमवार को बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले रिटायर्ड फौजियों ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष वसंत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिकों के हित की अनदेखी कर नई पेंशन नीति लागू की है। यह नीति सैनिकों के हित में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नई पेंशन नीति को वापस ले और पुरानी नीति के तहत ही सैनिकों को पेंशन मुहैया कराए। इसके अलावा विकलांग एवं विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। एक बार लगाइए। जो OROP 2 सरकार ने जो अभी लागू किया है OROP 1 के बाद में, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जो JCOs होते थे उनके जो पेंशन मिल रहे थे, OROP 2 में उनका पेंशन कम हो गया। 2014 के बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, यानी जो सुपरसीड हो गए थे, उनको इससे कोई फायदा नहीं दे रहा है। जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, एनोमलीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं। जो विधवाओं को जो पेंशन मिलता था उसमें भी विसंगति है। तो कुल मिला के इसमें जवान से लेके और जितने भी लोग हैं उन सभी का जो पेंशन जो बनाया OROP 2 में, उसमें विसंगति है। और इसी को लेके 20 फरवरी से हमारे संगठन ने हड़ताल शुरू किया। धरना प्रदर्शन जो दिल्ली में 20 फरवरी से जारी है, लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और उसी के सपोर्ट में हम लोग पूरे बिहार में हर जिले में आज के तारीख में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। डीएम को हम ज्ञापन सौंपेंगे और जो उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे। और कितनी सूत्री मांगे हैं? कुल मांगे करीब 12 हैं। कुल करीब 12 मांगे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हमने इसमें जाहिर किया है। जो आपको अभी बताया हमने वही मुख्य मांग है। MSP में प्रॉब्लम है लोगों के, जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उसमें प्रॉब्लम है, जो इंक्रीज होना चाहिए पेंशन में उसमें इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज हो गया है। XY ग्रुप का जो ग्रुप का अलग अलग होता है उसमें भी एनोमलीज हैं, पेंशन में कर दिया है। और यही सब कुल मिला के सब चीज़ के लिए हम लोग अपना मांग रखते हैं।
एईएस से बचाव की हर स्तर पर पहल की जा रही है। अब पीड़ित बच्चे के लिए पटना एम्स के चिकित्सकों ने टेली आईसीयू की सहायता ली जाएगी। इसे लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में एमसीएच में 36 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, केयर इंडिया के जिला समन्वयक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल में 10 बेड का पीको और 10 बेड का एईएस वार्ड बनाया गया है, जिसमें एईएस मरीज के साथ 1 माह से 12 वर्ष तक के अति गंभीर बीमार बच्चों का उपचार किया जाएगा। जल्द ही टेली आईसीयू सेवा शुरू की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि विषम परिस्थिति में ही एईएस पीड़ित बच्चों को कहीं रेफर किया जाएगा। रेफर करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि उसे लाइफ सपोर्टिंग उपकरण मिलते रहे। इसके अलावा मरीज के परिजनों को जागरूक भी करते रहना है। टेली कंसल्टेशन एईएस के बारे में हुआ है, पटना एम्स के द्वारा उन लोग अपना किया है। तो उसमें होगा कि जो भी मरीज आवेगा एईएस का, उसमें क्या लक्षण मिल रहा है उस पर वहाँ से कम्युनिकेट कर करके बेटर सलाह देने के लिए वो लोग अपने दिया है कि यहाँ जो हो रहा है उसमें कुछ और चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है, या उस सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन में बच्चा आवेगा उसमें और कुछ सलाह से कुछ बेटर किया जा सकता है। इसी के पर टेली कंसल्टेशन है। हम लोगों का मेन मकसद एक ही है कि केस कम से कम हो, और जो केस अगर आता भी है उसमें मृत्यु शून्य रहे। एक टोल फ्री नंबर का भी जारी किया गया है। बिल्कुल, एक टोल फ्री नंबर है और 2 तो लोकल नंबर है, 3 नंबर जारी। सुविधा जो ये दी जा रही है एम्स के डॉक्टर वाली, ये सब सदर अस्पताल के एमसीएच में ही होगी या एसकेएमसीएच के एमसीएच में? ये टेली मेडिसिन का होता है कि जहाँ भी उससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे उस नंबर से कहीं से कम्युनिकेट किया जा सकता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये कंट्रोल रूम की तरह होगा, जहाँ से तमाम जगह वहाँ से कंट्रोल रूम से भी हो सकता है, जहाँ भी ट्रीटिंग पॉइंट है, चाहे वो सीएससी पीएससी का हो या एसकेएमसीएच हो या यहाँ का सदर अस्पताल का हो, कहीं से चाहेंगे तो उस नंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से रविवार की शाम मुजफ्फरपुर के चंदवारा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने भी शिरकत किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोजेदारों ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इफ्तारी से पहले मौलाना ने सभी रोजेदारों के साथ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल हुए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और खराब करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार हिंसा रोकने में विफल साबित हुई है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की यह पुरानी आदत रही है कि धर्म का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। तो इसमें मैं उन दोनों लोगों की निंदा करता हूं जिन लोगों ने धर्म का आर और वो पवित्र शख्सियत जिनको दुनिया राम के नाम से जानती है, राम के आदर्शों का पालन करके ही समाज आगे बढ़ सकता है। ये हम लोग भी समझते हैं कि राम जी की जो शिक्षाएं हैं वो शांति की हैं, सौहार्द की हैं, न्याय की हैं, मिलजुल कर रहने की हैं। लेकिन राम जी के नाम पर जो तांडव लोगों ने किया है उसकी निंदा की जानी चाहिए और निंदा करता हूँ। और साथ ही बिहार सरकार जो इस मामले को, इस तरह के फसाद को काबू करने में नाकाम साबित हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 31 तारीख को जो कुछ घटना घटी है, बल्कि 29 तारीख से ही इसकी शुरुआत हो गई। बिहार के दूसरे हिस्सों में जहां यात्रा निकाली गई उसमें एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगाए गए, लोगों को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। और नालंदा में तो हद की इंतहा हो गई कि वहां पर लगभग 40 दुकानें जला दी गई। मदरसा अजीजिया के लगभग 4000 धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया। लगभग 8-10 करोड़ की मूल्य के सामान पर आधारित वहाँ का जो डिजिटल मॉल रहा है उसको लोगों ने लूट लिया। वहाँ मुरारीपुर की मस्जिद जो वहाँ बिल्कुल थाना से 10 कदम पर है, उसके मीनारे तोड़े लोगों ने, उसके मीनारे पर भगवा झंडा बांधा। और ये सारा काम जो हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ। 31 तारीख को हुआ, फिर उसकी पुनरावृत्ति कल 1 तारीख के रात को भी हुई है, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो 31 तारीख के वाक़े से बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने सबक क्यों नहीं लिया, अपने पुलिस के अहलकारों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया कि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई। नीतीश जी कहते हैं दावे के साथ कि मैं कम्युनलिज्म को और करप्शन को जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, तो आखिर उनके गृह जिला में इस तरह का मामला हुआ
जिस नालंदा को सजाने और संवारने में उसने हसीन दुल्हन की तरह उसको सजाया है, तो मैंने कहा आपने उसको हीरे भी दिए, जवाहर भी दिए, बनारस की साड़ी भी दी और जहर भी दे दिया आपने उसको। इतना कलंकित कर दिया गया नालंदा को कि नालंदा का नाम लेकर के आज अफसोस हो रहा है कि नालंदा में भाई मिल करके रहे और वहाँ पर दंगाई के जरिए से इस तरह की घटना घटी है। इसलिए हम लोग का मुतालबा है कि पूरे राज्य में शांति स्थापित की जाए, धर्म के नाम पर धर्म का पालन करें लोग, लेकिन दूसरे धर्मों का आदर करें। और जहाँ तक मुख्तलिफ मकामात पर और नालंदा में जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे, उसका माकूल मुआवजा दे। जिन मुजरिमों ने ये दंगा भड़काया है, ऐसे तमाम तर लोगों को जेल भिजवाए। जिन संगठनों ने ये काम किया है उस पर पाबंदी लगाए। जिन अफसरों और पुलिस के अहलकारों की मौजूदगी में ये हुआ है और वो नाकाम साबित हुए हैं, ऐसे लोगों को सस्पेंड करें, उस पर कार्रवाई करें। और बिहार में मुजफ्फरपुर के शाही लीची के पौधों की डिमांड देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड के किसानों के बीच मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधों की सबसे अधिक मांग है। यहाँ के किसान लगातार मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में आकर शाही लीची लगाने की तकनीक सीख रहे हैं। दूसरे राज्यों के किसान हजारों की संख्या में शाही लीची का पौधा अपने अपने राज्य में ले गए हैं। कर्नाटक और केरल में शाही लीची के पौधे लगाने का क्रेज अधिक देखा जा रहा है। कर्नाटक के किसान शाही लीची के 20,000 से अधिक पौधे ले गए हैं। झारखंड के किसान सिर्फ एक सप्ताह में शाही लीची के 4,000 से अधिक पौधे ले गए। केरल के कई हेक्टेयर में मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधे लगाए गए हैं। लीची के पौधे लगाने के लिए इंडोनेशिया, सऊदी अरब सहित कई अन्य देश केंद्र सरकार की स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची इनके देश में भी रौनक बने। कोटगूर कर्नाटक के किसान संगठन बागवानी की ओर से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में शाही लीची का क्रांति लाने की दिशा में काम चल रहा है। वहां के किसानों ने राष्ट्रीय लीची अनुसंधान के वैज्ञानिकों को बताया कि कर्नाटक के पहाड़ी इलाके में शाही लीची के लिए काफी संभावनाएं पाई गई है। वहीं झारखंड के किसानों ने अपने यहाँ हेजरो सिस्टम से लीची के 4,000 पौधे लगाने के लिए ले गए हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि दूसरे प्रदेशों के अभी तक 100 से अधिक किसान शाही लीची लगाने की तकनीक का प्रशिक्षण लिया है। अनुसंधान केंद्र ने 17 वर्षों में 20 ऐसी तकनीक विकसित की है जिसने लीची की खेतों को आसान बना दिया है। शाही लीची के पौधों की डिमांड दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़ती जा रही है। नई तकनीक से पौधे वहां की मिट्टी में आसानी से लग रहे हैं। इस बार हमारे पास पौधा जो अरुणाचल प्रदेश से ऑलरेडी आ गया है, अरुणाचल प्रदेश जाएगा और छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं और झारखंड में अभी तक ये 3 जिलों से आ चुका है रिक्वायरमेंट। और कुछ पौधा ऑलरेडी जा चुका है सिक्किम में भी, वो लोग पौधा ले चुके हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे जैसे जैसे लीची लगाने का समय आएगा, बरसात के सीज़न आएगा, बाकी राज्यों से भी लोगों का रिक्वायरमेंट आएगा। हम ऑलरेडी इंक्वायरी आ चुका है, तमिलनाडु में भी लगाने के, कर्नाटक में भी लगाने के लिए इंक्वायरी आ चुका है। तो कितना पौधा क्वांटिटी वो लोग अभी स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बरसात तक डिटेल में आ जाएगा। देश से बाहर भी जाने का प्लान है? पौधा अभी बाहर हम लोग देश से बाहर नहीं भेजे हैं अभी तक। तो वहाँ पे शाही लीची सक्सीड कर पाएगा जहाँ पर भेजा जाएगा, वहाँ के इतना शेयर में फल फूल पाएगा सही? छत्तीसगढ़ झारखंड में तो ऑलरेडी शाही का खेती अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म करता है। इनफैक्ट वहाँ का शाही, झारखंड का जो शाही लीची है वो मुजफ्फरपुर का शाही लीची से लगभग 7 दिन पहले पकता है। लेकिन हाँ, यहाँ का जो फ्रूट का क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड वेट वो बेटर रहता है। लेकिन क्योंकि वहाँ जल्दी फल आ जाता है तो किसान को ज़्यादा दाम वहाँ पे मिल जाता है शाही लीची से। और बाकी जो नया एरिया है, तमिलनाडु हुआ या अरुणाचल हुआ, ये आगे हम लोग देख रहे हैं, पौधा उनको दे रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा वैरायटी ज़्यादा अच्छा वहाँ परफॉर्म करेगा। जिन पौधों की डिमांड हुई है वो शाही की शाही पौधे होंगे या फिर चाइना? दोनों शाही लीची और चाइना लीची दोनों का ही वो लोग हम लोग पौधा उनको दे रहे हैं। और देखेंगे जहाँ पे इसके लिए पौधे तैयार हैं हमारे पास अभी लगभग 30,000 पौधा ऑलरेडी तैयार है देने के लिए। थैंक यू सर।
सोमवार 3 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के मोती झील दीपक मार्केट के सामने किताब की दुकान फॉर्म सम्राट किताब किंग का उद्घाटन प्रोप्राइटर शिवजी शाह के ससुर रक्टू शाह एवं धर्मपत्नी सुनैना देवी ने फीता काट कर किया। पहले ये दुकान पहली मंजिल पर थी, अब ग्राउंड फ्लोर पर आ गई है। दुकान के प्रोप्राइटर ने बताया कि इस दुकान में यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीईडी, रेलवे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, शिक्षक पात्रता, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर, धार्मिक कथा सहित सभी कंपटीशन के फॉर्म एवं विभिन्न प्रकाशनों की किताब का विशाल संग्रह है। 30 वर्षों से अपने ग्राहकों को सेवा देते आ रहे हैं। नया किताब पर 5% से 65% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस मौके पर प्रेम कुमार शाह, अनिल कुमार शाह, शिवराज, शिवरंजन शाह, चंपा देवी, गुड़िया देवी, कंचन देवी, अंजू देवी, ज्योति कुमारी, विजय कुमार शाह, मुन्ना शाह, वासु शाह, विनोद शाह, अंशु कुमार, विक्कू शाह, मनीष, रेखा देवी, नागेंद्र शाह, रविंद्र कुमार मुखिया, विष्णु देव शाह, सत्यनारायण शाह, कलावती देवी, मेघा, राधा रागनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये यहाँ रेट बहुत अच्छा मिलता है और सारे मार्केट से रेट यहाँ पर रिजनेबल मिलता है और दुकानदार का भी जो है व्यवहार भी अच्छा रहता है और तरीके से हम लोगों का डीलिंग भी होता है, अच्छे तरीके से सामान दिया जाता है। ये फार्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 है, जो पहले ऊपर में था अब नीचे में आ गया है। फ्रंट दीपक मार्केट के ठीक सामने पड़ रहा है। इसमें क्लास 1 से पीजी तक का सारे किताब मिलेंगे। ये होलसेल रेट में मिलेगा विद्यार्थी को, प्लस कंपटीशन का ऑल बुक मिलेगा, मैगजीन मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी का जो ये कंपटीशन बुक होता है सब उचित मूल्य पे मिलेगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी का। ब्रांच 2 हमारा गौरिया बाज़ार में है और ब्रांच 1 थाना चौक पे है। यहाँ क्लासमेट का कॉपी वगैरह है, सब एकदम उचित रेट पर मिल रहा है और कोई तरह का यहाँ किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। और डिस्काउंट तो भरपूर है सर, यहाँ 5% नए किताब पे 5% से 65% तक का छूट है। प्लस स्कूल के लिए वाइट बोर्ड होलसेल रेट में यहाँ मिलेगा, उपलब्ध है हर साइज का। सभी विद्यार्थी, दुकानदार, सबके लिए सभी लोग यहाँ पधार सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, सब कर सकते हैं सर। टीचर लोग भी के लिए भी अच्छा व्यवस्था है। धार्मिक किताब भी है? हाँ जी, धार्मिक किताब भी है। टोटल गीता प्रेस का मिलेगा और भी कोई कंपनी का चाहिए जो नहीं अगर यहाँ अवेलेबल है तो हमको समय दें, सब मिलेगा। लॉ का किताब मिलेगा, पीजी का किताब मिलेगा, ये पीजी का गेस्ट पेपर मिलेगा, सभी मिलेगा। इंटर का, मैट्रिक का, 12th का, वैशाली का गेस्ट पेपर मिलेगा, कृष्णा का मिलेगा, सभी प्रकाशन का अवेलेबल है। यहाँ विशाल संग्रह आपको मिलेगा विभिन्न प्रकाशनों का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर विद्यार्थी को सही रेट में सही सामान मिलेगा सर। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे इंद्रभूषण सिंह आलोक के नामांकन की वैधता पर मोहम्मदपुर मुबारक पैक्स के अध्यक्ष शशिभूषण शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि नियमानुकूल इंद्रभूषण सिंह आलोक की दावेदारी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्राधिकार के निर्देश के विपरीत अपने नामांकन पत्र में उन्होंने न सिर्फ विशेष निगरानी के न्यायालय में विचाराधीन मामला कांड 3/212 को छुपाया है, बल्कि उनके खिलाफ विचाराधीन हरिजन एक्ट मामला 351/2018 के संदर्भ में भी किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैक्स अध्यक्ष शशिभूषण शर्मा ने दावा किया कि नामांकन के बाद स्क्रूटनी के समय जब उन्होंने साक्ष्य के साथ आपत्ति प्रस्तुत किया तो निर्वाची पदाधिकारी ने आपत्ति लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में चुनाव के निष्पक्षता पर संदेह है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे चंद्रेश्वर चौधरी के खिलाफ किशनपुर बलौर कुढ़नी के पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश सहनी ने आरोप लगाया है कि चंद्रेश्वर चौधरी ने जिस पैक्स समिति की तरफ से नामांकन दिया है वह डिफॉल्टर है, जबकि नियमानुसार जो समिति डिफॉल्टर है उसके अध्यक्ष किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए वैध नहीं है। उन्होंने अविलंब जांच कर उनकी चुनावी दावेदारी रद्द करने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान नितिन कुमार, राम प्रवेश सिंह, सत्येंद्र सिंह अधिवक्ता, दिलीप सिंह भी मौजूद रहे। निदेशक मंडल का चुनाव हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरपुर का, उसमें कुछ डिफॉल्टर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी
आरोप लगाया हूँ मतदाता सूची क्रम संख्या 163 पर नवीन कुमार पे, वो डिफॉल्टर है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोऑपरेटिव का नियम है कि जो पैक्स डिफॉल्टर होता है वो मेंबर भी डिफॉल्टर होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए मैं 1 तारीख को निर्वाची पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के पास मैं उसका आवेदन दिया कि नवीन कुमार जी डिफॉल्टर है, चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका नामांकन जो है रद्द किया जाए। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी जो है वो आवेदन नहीं लिए हमारा। फिर आज मैं गया 3 तारीख को, फिर वो आवेदन मेरा नहीं लिए। वो टाल गोल मतलब किस प्रेशर में है, किस दबाव में है पता नहीं। फिर हम लोग वहाँ पर प्राधिकार में दिए हैं कि हम लोग का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, सुनवाई और नियम के विरुद्ध चुनाव हो रहा है, तो उनका नामांकन रद्द किया जाए। प्रक्रिया जारी है, उसका दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से है, चुनाव आयोग की तरफ से उसका दिशा निर्देश है। उस दिशा निर्देश में यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो डिफॉल्टर है, चाहे जिस पद के लिए खड़ा हो रहा है, वह उसके योग्य नहीं है, बिल्कुल अयोग्य है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी इसके निर्वाची पदाधिकारी हैं, एक गंभीर शिकायत आ रही है कि वो आपत्ति ले नहीं रहे हैं। तो आपत्ति न लेना एक गंभीर बात है और इन लोगों की यही शिकायत है कि मेरी आपत्ति को नहीं लिया जा रहा है, आपत्ति पर समुचित आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कानून यह कह रहा है कि किसी भी प्रकरण में उनको नॉमिनेशन पत्र को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का पूरा हक उनके पास है। लेकिन यदि कोई आपत्ति आ गई तो आपत्ति का निपटारा समुचित समय के भीतर करना उनकी जवाबदेही है। अब इन लोगों की शिकायत है कि इन लोगों के द्वारा दी गई आपत्ति को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो आपत्ति को स्वीकार न करना कहीं ना कहीं एक गंभीर खामी है और उसी के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरे समझ से जो कानून के हिसाब से जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो भी आपत्ति है, यदि कोई व्यक्ति डिफॉल्टर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी वैसे केस को छुपाया है अपने शपथ पत्र में, तो उनको विचार करना है और विचार करके तब समुचित आदेश पारित करना है। इस पर स्पष्ट है उनके पास जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश में उतनी सारी बातें नहीं हैं जिस बात को भिन्न भिन्न अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक जनता को, जो वोटर है, उसको जानने का हक है कि मेरा प्रतिनिधि कैसा है, मेरे प्रतिनिधि की योग्यता क्या है, मेरे प्रतिनिधि की एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना उन पर कर्ज है और उनकी प्रतिनिधि आपराधिक चरित्र के हैं या स्वच्छ छवि के हैं, यह जानने का हक प्रत्येक जनता को है। इसीलिए यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार इसमें ये बात आई है कि नहीं, आपको इस आपत्ति को स्वीकार करना है और उस पर समुचित आदेश पारित करना है। दावा आपत्ति के लिए अंतिम तिथि कब तक है? दावा आपत्ति की अंतिम तिथि आज तक थी, लेकिन उन्होंने आपत्ति लिया ही नहीं, जैसा कि इन लोगों की शिकायत है। हम खुद भी एक केस के संदर्भ में निश्चित रूप से उनका जो भी मेरा आपत्ति है, आपत्ति को उन्होंने हालांकि मेरे आपत्ति को उन्होंने स्वीकार किया है, उस पर समुचित आदेश पारित नहीं किया है। आदेश मिल जाने के बाद फिर उसके हिसाब से मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज लोधिया में सोमवार को आयोजित वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पंचायत और बूथ कमेटी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। मौके पर उपस्थित पार्टी के साहेबगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी गरीबों का साथ देने वाली पार्टी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो सम्मानजनक सीटों के साथ समझौता करेगा उससे पार्टी गठबंधन कर सकती है। वहीं पार्टी के जिला महासचिव सह प्रवक्ता रामपूजन सहनी ने कहा कि जब तक शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज के लोग विकसित नहीं हो सकते। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सहनी, नवल कुमार, लाल बाबू सहनी, सोनू कुमार, जोगेंद्र सहनी, गोपाल सहनी, भागेश्वर सहनी समेत काफ़ी संख्या में वीआईपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विकासशील इंसान पार्टी साहेबगंज प्रखंड इकाई की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं को कैसे संगठन को मजबूत करना है, संगठन पे काम करने के लिए जवाबदेही दी गई है। 2024 और 2025 में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनज़र पार्टी संगठन पे काम कर रही है।
इसके लिए ही इस बैठक का आज आयोजन किया गया था। आगामी चुनाव को लेकर वक्ता लोग बोल रहे थे कि जो आपके जो वीआईपी जो मुख है मुकेश सहनी जी उसका गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, अभी तो भारत में गठबंधन राजनीति का ट्रेंड चला हुआ है। पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं। जो पार्टी जिसको मजबूत नज़र आता है वो सब एक दूसरे के अपने पाले में करने का काम करती है। और वीआईपी पार्टी भी गठबंधन से परहेज नहीं कर रही है। और आने वाले समय में किससे गठबंधन होगा, क्या होगा, ये तो समय आने पे ही जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। आने में है कि साहेबगंज प्रखंड जो है तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी का प्रखंड लेवल पर जो कमेटी बनाया गया और पंचायत लेवल पर जो कमेटी बनाया गया उसी को विस्तार करने के लिए ये बैठक बुलाया गया कि इसके द्वारा बैठक के द्वारा जान पहचान बढ़ेगा और पार्टी की मजबूती मिलेगा। मजबूती के लिए काम करेंगे हमारे कार्यकर्ता। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा और गणेश सेवा संस्थान की ओर से सोमवार को सिकंदरपुर मोड़ स्थित श्री अन्नपूर्णा ढांढर सती मंदिर के पास से अन्नपूर्णा की रसोई वाहन की शुरुआत की गई। अब मुजफ्फरपुर के किसी भी ज़रूरतमंद को पैसे के अभाव में भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। दिन में उन्हें हर रोज निःशुल्क भोजन मिलेगा। संगठन के शाखा अध्यक्ष आकाश कंदोई ने बताया कि निःशुल्क भोजन गाड़ी में ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली की मशीन लगाई गई है, जिससे सभी के लिए प्रतिदिन गुणवत्तायुक्त गरम गरम भोजन की व्यवस्था रहेगी। यह गाड़ी हर दिन अलग अलग स्थानों पर जाकर भूखों की सेवा करेगी। आज पहले ही दिन कुल 480 लोगों को भोजन कराकर उनकी सेवा की गई। इस कार्यक्रम के लिए सूरज जलान और संजय अग्रवाल को संरक्षक बनाया गया है। अध्यक्ष आकाश कंदोई, सचिव आयुष अग्रवाल, कृष्णा कट्रोलिया, अनिल गोयनका, संजय जगनानी, राकेश दूधेवाला, शुभम मोटानी, किशोर श्रॉफ, आदित्य बाजोरिया, सुरेश अग्रवाल, वरुण अग्रवाल सहित रोहित पोद्दार, गोपाल भारतीय, शुभम नथानी, राजीव नथानी, ऋषभ सिंघानिया सहित कई अन्य सदस्यों ने पहले ही दिन अपनी सेवा दी। देखिए, आज मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा अन्नपूर्णा की रसोई के तहत आज हम लोगों ने एक भोजन के लिए, निःशुल्क भोजन के लिए गाड़ी की शुरुआत की है। गणेश सेवा ट्रस्ट एवं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में अन्नपूर्णा की रसोई कार्यक्रम के तहत आज से हम लोग गाड़ी का संचालन शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को हमारी गाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि डेली 400 से 500 लोग इसकी सेवा का लाभ उठावें और प्रतिदिन, हफ्ता में प्रत्येक दिन शहर के विभिन्न स्थानों पे गाड़ियां लगेगी और इसके माध्यम से लोगों को निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। ये आइडिया हम लोग ने पिछले 2020 से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि हम लोग को एक ऐसा समाज के लिए एक ऐसा चीज़ लेके आना है जो सब लोग होता है कि ना कि सब मीडियम परिवार कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन गरीब तबके लोग जो होते हैं, जो रिक्शा वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, इन लोग को अगर आज की दिहाड़ी अगर नहीं मिली तो वो लोग को रात को जो है भूखे सोने का मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लानिंग किया। ऑटोमेटिक रोटी मशीन हम लोग ने लेके आई, एक गाड़ी में उससे ना समाहित करवाया। इसके हम लोग के गणेश सेवा ट्रस्ट का हम लोग का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें संचालित करने के लिए गाड़ी प्रदान की है। हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग महीने में कम से कम 25 दिन सभी लोगों को सेवा जरूर दें। इसमें 400 से 500 लोग को डेली मुफ्त भोजन, रोटी, सब्जी, अचार, चावल, छोला, ये सब तरह तरह के हम लोग व्यंजन बना के उन्हें जरूर से प्रोवाइड करवाएं। यह खाना एकदम शुद्ध एवं पौष्टिक है। इसे हम लोग अगर चाहें तो हम लोग के जो मेंबर हैं वो लोग भी यहाँ पे खड़े होकर खा सकते हैं। उसमें कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। आप सभी का सहयोग एकदम इस पे मिलता रहेगा तो यह कार्य बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग की मारवाड़ी युवा मंच से पूरे बिहार में यह पहली ऐसी गाड़ी है जो इसे संचालित कर रही है। अभी फिलहाल इसकी एक गाड़ी निकली है जो हम लोग 400 से 500 लोग को खाना खिलवाएंगे। अगर आगे ज़रूरत अगर हम लोग को लगी और हम लोग पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आगे फिर देखा जाएगा इसकी गाड़ी के लिए।
बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। पहले लोग घर में बेटे के जन्म पर मिठाई बांटते थे, लेकिन अब गांव के लोग भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा, अब इसमें हर साल लड़कियां अव्वल आ रही है। इस वर्ष बिहार बोर्ड की परीक्षा में बरुराज मेहंदी नगर बनकट के वार्ड 12 की सबरीना खातून ने 421 अंक लाकर सफलता प्राप्त की है। बेटी की इस कामयाबी से घर वाले काफ़ी खुश हैं। फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उसे बधाई दे रहे हैं। सबरीना पढ़ लिखकर IAS बनना चाहती है। उसने बताया कि और बेहतर रिजल्ट आता। तबीयत खराब होने के कारण कुछ कम अंक आया। मैं 5 से 6 घंटे तैयारी करती थी। अगर बीच में मेरा तबीयत अस्वस्थ नहीं रहता तो इससे भी अच्छा नंबर लाती। पढ़ लिख के क्या करना चाहती हैं? मैं पढ़ लिखकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मैं इस सफलता का श्रेय मोहम्मद नियाज अहमद और इंतखाब खान को देना चाहती हूँ। अंक लाई हैं? मोहम्मद सिराज। कितना अंक लाई हैं? 421 नंबर। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? हमारी ख्वाहिश है कि इस गांव का नाम उसने बहुत मेहनत करके रोशन किया है और इससे हमारे समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि और बच्चे होंगे उसे ये तौफीक मिले कि अच्छा से अच्छा पढ़े और इस गांव का नाम रोशन करे। सबीना ने बेहतर अंक लाया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इससे कहेंगे कि अल्लाह उसे तौफीक दे के और इससे और बेहतर वो अंक लाए इसके आगे इसमें इम्तिहान में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।